हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 आपका बायो एनर्जेटिक। ये चैप्टर आपका बहुत ही बेटा खास है, पीएमसी में भी इंक्लूड है और अक्सर बच्चों को ये थोड़ा समझ में भी कम आता है। मेरे इस लेक्चर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, मैंने बोर्ड पे पढ़ाए हैं। वो भी लेक्चर आप देखें जाके अच्छी तरह से, वहां पे आपको ये टॉपिक, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएंगे। यहाँ पे हम जो है ना, इस चैप्टर का बुक का रीडिंग जो है वो करेंगे और साथ साथ मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बायो एनर्जेटिक क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो जानदार जो होते हैं, खास तौर पे प्लांट्स वगैरह या हम सब जो ऑर्गेनिज्म है, अलजी फंजी वगैरह एनिमल्स, ये एनर्जी को बनाते हैं या एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। सिंपल लफ्जों में हम कहें तो जब एनर्जी ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। यानी कि जानदारों के अंदर जो एनर्जी है उसका रिलेशनशिप जो है या क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी इन या विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। अब ये कैसे होता है? बहुत ही सिंपल। देखें, ये एक जानदार है, इसका नाम है प्लांट। तो प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथ करता है। इसके लिए क्या करता है कि प्लांट हवा से कार्बन से गैस लेता है और जमीन जो है वहां से पानी लेता है। फिर ये दोनों चीजें आ जाती हैं प्लांट के सेल्स के अंदर। फिर तीसरी चीज यहाँ पे ये लेते हैं सनलाइट, सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये तीन तरह की अलग एक एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं। ये तीनों ही एनर्जी की फॉर्म जब मिलती हैं तो नतीजे में एक और एनर्जी की फॉर्म बनती है जिसको हम कहते हैं खाना या ग्लूकोज। तो ये क्या हुआ? कन्वर्ट हुई है ना एनर्जी। एनर्जी पहले देखें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट की फॉर्म में थी, अब ये तीनों ही एनर्जी मिलके क्या बना रही है? ग्लूकोज को। तो इसी को क्या कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसी को हम कहते हैं सिंपल लफ्जों में बायो एनर्जेटिक। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं जानदारों के अंदर। एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है रेस्पायरेशन। इन दोनों प्रोसेस के अंदर एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। या सिंपल यूं समझें आप, रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, उसमें देखें ये आपका ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज टूटता है तो नतीजे में क्या बनता है? एटीपी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसको भी क्या कहते हैं? हम बायो एनर्जेटिक कहेंगे और इस प्रोसेस का नाम है रेस्पायरेशन। यहाँ पे देखें ग्लूकोज जब टूटेगा तो उससे क्या निकलेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इससे पानी बनेगा। बाकी इस ग्लूकोज का कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो CO2 गैस बनेगी। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन या बायो एनर्जेटिक, यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस। तो जो भी जानदार होते हैं उन सब के अंदर एनर्जी तो लाजमी होती है। जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होनी है, प्रोसेस होने हैं, उन सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग करते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी दुनिया में जिंदा जानदार होते हैं, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं। जैसे को अपने मैक्रो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल, जैसे कार्बन से पानी है यहाँ से बना रहे हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाने वाले प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं या एनाबॉलिज्म करते हैं, या फिर कैटाबॉलिज्म भी होते हैं। या फिर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होती है न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक, जैसे देखें आपका सेल है, इसमें जो डीएनए होता है ये आरएनए बनाता है, फिर आरएनए जाके मैसेज देता है राइबोसोम को। तो ये जेनेटिक फ्लो हो रहा है, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक मूव हो रही है। तो इसमें क्या खर्च हो रही है? इसमें एनर्जी खर्च हो रही है। हर लेवल पे हर चीज जो है वो काम करती है एनर्जी के ही ऊपर, ठीक है बेटा। तो ऐसे देखें ये जो चीजें हैं या वेजिकल्स हैं, गोल्डी बॉडी जो भेजता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसके नतीजे में सेल वॉल जो बनती है, इसमें भी क्या खर्च हो रही है? एनर्जी। या आयंस वगैरह जो आ रहे हैं या जो भी मेम्ब्रेन्स के अंदर जो पंपिंग सिस्टम लगे हुए हैं, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स वगैरह, एटीपी वगैरह बनाने, इन सब के अंदर क्या खर्च होती है बेटा? एटीपी खर्च होती है। और एनर्जी के ऊपर ही लाइफ डिपेंड करती है। जिंदगी का जो फ्यूल होता है वो एनर्जी होती है, ताकत होती है, तवानाई होती है। जैसे हमारे लिए खास एनर्जी क्या है? खाना है। खाने से हमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। वही जाके हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया उनको तोड़ता है, उससे एटीपी बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। इसी के ऊपर ही हमारी जिंदगी डिपेंड है। हर चीज कायनात में जो भी चीज है, चाहे वो मुर्दा हो या जिंदा हो, हर चीज एनर्जी की ही बनी हुई है। हर चीज एटम की बनी हुई नहीं है, पर हर चीज एनर्जी की बनी हुई जरूर होती है। तो ये एनर्जी जो है ना वो ट्रैप हो प्लांट के अंदर, फिर वो कन्वर्ट हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे प्लांट इस सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी, उसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, एनएडी, एफएडी में। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। फिर आगे चलकर एटीपी, एनएडी, एफएडी जो है क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स। फिर कार्बोहाइड्रेट आगे प्लांट में कन्वर्ट होता है लिपिड्स में, प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड, इन सारी चीजों के अंदर, ठीक है ना।
तो प्लांट के अंदर याद रखें फोटोसिंथेसिस के अंदर जो पहला पहला मॉलिक्यूल बनता है ना वो कार्बोहाइड्रेट है। तभी हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, प्राइमरी बायो मॉलिक्यूल। ऐसे प्राइमरी प्रोडक्ट जो प्लांट की है ना वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर कार्बोहाइड्रेट ही आगे चलकर कन्वर्ट होता है लिपिड में, प्रोटीन में और न्यूक्लिक एसिड में। तो उन तीन बायो मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सेकेंडरी बायो मॉलिक्यूल या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये पहले पहले फोटोस में नहीं बनते हैं, वो बाद में बनते हैं कन्वर्जन के थ्रू। तो ऐसे ही देखें जो दूसरे जानदार होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि प्लांट्स हैं, अलजी हैं, ये आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स होती हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। हमारे अंदर ये चीजें नहीं है, हमारे अंदर प्लास्टिड्स हैं, पिगमेंट्स हैं, एब्सेंट है। तो हम जो जानदार हैं, एनिमल्स हैं या फंगस हैं या बैक्टीरिया हैं या प्रोटोजोआ हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक है। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते सनलाइट को ट्रैप करके। इस वजह से हम जो है ना वो खाना खाते हैं, हम डिपेंडेंट हैं पौधों के ऊपर, उनकी फल सब्जियों के ऊपर। ठीक है ना, तो ऐसे देखें ये जो कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इन लिविंग सिस्टम एंड यूटिलाइज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दिस प्रोसेस कॉल्ड बायो एनर्जेटिक। यानी कि जब जानदार जो है वो एनर्जी को ट्रैप करे और उसको कन्वर्ट करे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, जैसे पौधे कर रहे हैं, जो एनर्जी है CO2 पानी और सनलाइट इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज के अंदर बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसी को हम दूसरे नाम से कहते हैं बायो एनर्जेटिक। यानी कि जानदारों के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन, एनर्जी का रिलेशनशिप या एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज करे। ठीक है ना, तो ऐसे देखें आगे चलकर जो आपके ये दो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, इसमें क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी एटीपी बनता है और आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसमें भी एटीपी बनता है। एटीपी के बनने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं फास्फोरिलेशन, यानी कि एटीपी का बनना। और एटीपी का हमने टॉपिक अच्छी तरह से डिस्कस किया है आपके पहले चैप्टर बायोमॉलिक्यूल के अंदर, मेरे उसके 2 लेक्चर बने पड़े हैं एटीपी के ऊपर, वो आप जाके देख लें बायोमॉलिक्यूल के अंदर, मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। ठीक है बेटा, तो एटीपी आपको पता होगा ये एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ है राइबो शुगर का। इसके कार्बन नंबर 1 पे एडेनाइन नाइट्रोजन बेस होता है, फिर आते हैं 3 फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड, तो नतीजे में बनता है एटीपी। ये इसकी शक्ल होती है। एक एटीपी जब टूटेगा तो हमें कितनी एनर्जी देता है, 7.3 किलो कैलोरी की एनर्जी। अब एटीपी जो बनती है ना ये 3 प्रोसेस से बनती है। एक प्रोसेस है फोटो फास्फोरिलेशन, यानी कि एटीपी बने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपका एक ऑर्गेनेल होता है प्लांट्स वगैरह के अंदर जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लेयर होती है, इनर लेयर, जिसका नाम है बेटा थालेक्वाइड। इस थालेक्वाइड लेयर के ऊपर पिगमेंट होती हैं, ये पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एटीपी बनाती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस के टाइम एटीपी बने तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी कि टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन व्हिच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ लाइट या फोटोन। सूरज की रोशनी की मदद से जो एटीपी बने या फोटोसिंथेसिस के टाइम बने या थालेक्वाइड के अंदर एटीपी बने या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एटीपी बने, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। जैसे देखें एटीपी और फास्फेट यहाँ पे आते हैं, सनलाइट की एनर्जी मिलती है तो एटीपी बनती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ऐसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ये प्रोसेस बेटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एक लेयर है जिसका नाम है क्रिस्टी। ठीक है ना, ये फोल्ड होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर का जिसका नाम है क्रिस्टी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन जो होती है ना, ग्लूकोज जो है उसके जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ग्लूकोज के जो रिलीज होते हैं रेस्पिरेशन के टाइम, उनके हाइड्रोजन एटम की एनर्जी से अगर एटीपी बने ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो यानी कि फास्फोरिलेशन हो जहाँ पे एटीपी बने ड्यूरिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि कोई एटम कोई भी चीज ऑक्सीडाइज और टूटे, जैसे कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज वगैरह टूटता है, उससे अगर एटीपी बने तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। सबसे लेवल फास्फोरिलेशन, इसका मतलब होता है डायरेक्ट एटीपी का बनना, डायरेक्ट एटीपी का। ये प्रोसेस बेटा होता है आपका ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज टूटता है आपके सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में। तो जब डायरेक्ट कोई भी चीज टूटे तो उससे जो एनर्जी मिले, उससे जो एटीपी बने, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबसे लेवल फास्फोरिलेशन बेटा 2 जगह पे होती है, एक तो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे एटीपी डायरेक्ट बनता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल,
वहां पे भी डायरेक्ट एटीपी बनती है जब आपका एसिटाइल जो मॉलिक्यूल है वो टूटता है। इसको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपका जब रेस्पिरेशन का हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। और मेरे बोर्ड के ऊपर भी लेक्चर पढ़े हैं, वो आप अच्छी तरह देखें, वहां पे आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। बोर्ड के लेक्चर में अभी इस वजह से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ये बना चुका हूँ, मेरे पहले भी ये बनाए हुए हैं। ठीक है ना।